अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ायज़ा लतीफ़ है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर काम करती हूँ। इस चैनल पर हम ये सीखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू है कि उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो किसी वजह से, जैसे कि पुअर स्कूलिंग की वजह से या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से या किसी उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से, जिनकी बेसिक इंग्लिश जो है वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिल्ड नहीं है, उनको जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इस चैनल पर डिफरेंट जो बेसिक इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं उनको डील किया करेंगे। In this particular video we are going to start the first lecture that will be regarding the basic English. So you can say that this is basic English course जिसका जो है आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की। एज़ यू ऑल नो कि जो हमारा सर्कल है ऑल सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है और जो कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी भी हो गया है और रिक्वायर्ड भी है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज। अच्छा, अब एक फैक्टर तो ये कि जी जब लैंग्वेज पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमें 1 क्लास से इवन नर्सरी क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो हमारे ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं आती? द रीज़न इज़ कि जो हमारे स्कूल्स हैं दे आर लैकिंग इन रिसोर्सेज, इन फैसिलिटीज़। जो हमारा करिकुलम है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो सिर्फ लर्निंग को डील नहीं करता, बल्कि वो रटलाइजेशन, मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग पर डिपेंड करता है। आप मैट्रिक और इंटर तक जब स्टूडेंट को हर चीज़ जो है वो मेमोराइज़ करके इंग्लिश में दे रहे हैं, उसका एग्ज़ाम भी उसी का ले रहे हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा तो वो बिल्कुल उसकी जो इंग्लिश राइटिंग है या रीडिंग है वो सब क्रिएटिव हो जाएगी, उसे बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारी सोसाइटी के कुछ फ्लॉज हैं जहाँ पर हम लैक करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम जो है वो डिफरेंट हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हों, जिस तरह से इंटरनेट है, यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको जो है वो बेसिक इंग्लिश आपकी कवर कर सकती हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लें इसको लर्न करना, उतना ज़्यादा जो है आप एक तो आपका जो ट्रैक है वो बड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कम एज में, यंग एज में लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा जब एज चली जाती है तो उसमें वो जो लर्निंग का प्रोपोर्शन होता है आपका वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा कम हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आप जो है वो टाइम पर जैसे ही यू रियलाइज़ कि अब जो है मेरी जो एजुकेशन है वो इस लेवल पर मूव कर रही है कि मुझे एक्सपोजर लेना पड़ेगा कहाँ का, इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी फॉरेनर का या कोई ऐसी स्किल है, तो आप फटाफट जो है फ़ौरन से इमीडिएटली आप अपनी ये जो स्किल है इसको डेवलप करने की कोशिश करें। अच्छा, हम जो है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जो बेसिक इंग्लिश है कि इंग्लिश का सिस्टम कौन सा सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं और उसमें जो है वो किस तरह से वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो मूव करती हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश जो है वो एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है। अल्फ़ाबेटिक सिस्टम का ये मतलब है कि इसकी जो बेस है, या जिस तरह से आप फर्स्ट लेक्चर जब इंग्लिश लैंग्वेज से आपका जो एक्सपोजर होता है वेरी फर्स्ट, तो उसमें आप क्या करते हैं, आपको ABC सिखाई जाती है। आपको वहाँ से पता चलता है कि इस लैंग्वेज में इस ये वाले कैरेक्टर्स होंगे और इन्हीं की मदद से ये लैंग्वेज बोली जाएगी और लिखी जाएगी। तो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम होने की वजह से इसके अंदर जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स जो है दे आर, इनको कैटेगराइज किया गया है 2 तरह की क्लासेस में, जिसमें एक क्लास तो है कॉन्सोनेंट्स की और दूसरी जो क्लास है दैट इज़ ऑफ वाउल्स। तो हमारे पास 21 जो हैं अल्फ़ाबेट्स दे आर कॉन्सोनेंट्स एंड 5 अल्फ़ाबेट्स आर वाउल्स।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है या इनकी जो आपके माउथ में फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हैं डी, प्रोनाउंस करते हैं डी, बी, तो आप ये देखते हैं कि जो ये आपकी एयर स्ट्रीम है या जो आपका माउथ है ये क्लोज होता है, बी डी, यू कैन ट्राई। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें आपका जो ये माउथ है, ओरल कैविटी जो है ये क्लोज हो रही है, तो वो जो करेक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंसोनेंट्स कहते हैं। और जो लैंग्वेज है उसमें 21 कंसोनेंट्स हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स आर 26 और उनमें से जो 21 है दे आर कंसोनेंट्स। अब आते हैं जी वाउल्स पर। वाउल्स क्या हैं कि ऐसे लेटर्स जिनको जब हम बोलते हैं तो आपकी ये जो ओरल कैविटी है ये क्लोज नहीं होती, बल्कि जो एयर पैसेज है वो क्लियर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ई, आई, ओ एंड यू। आपने रियलाइज़ किया कि जो आपकी ओरल कैविटी है वो क्लोज नहीं हो रही, तो हमारे पास 5 वाउल्स हैं इन इंग्लिश, यानी कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो हमारे 5 लेटर्स रह जाते हैं वो क्या हैं? वाउल्स। और वो कौन से हैं? ए, ई, आई और ओ और यू। अब यहाँ पर एक जो टेक्निकल बात है जो पता नहीं होती ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो ये है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स तो हैं, बट उनसे बनने वाली साउंड जो हैं वो 26 नहीं है। उनसे बनने वाली साउंड्स जो हैं वो 44 हैं, जिनमें से 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स से बनती हैं, और जो हमारी 20 वाउल साउंड्स हैं वो किससे बनती हैं? वाउल्स से बनती हैं। तो जो साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती हैं वो 44 साउंड्स हैं। आप जो है इसके बाद इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एक चार्ट शो किया जा रहा है जिसमें आपको ये जो 44 साउंड्स हैं, वाउल साउंड्स भी और कंसोनेंट साउंड्स भी, वो आपको जो है नज़र आएंगी इस चार्ट में। अच्छा जी, अब मूव करते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज को सीखने लगते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट तो ये कि हमने अल्फ़ाबेट देख लिए, और इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि अल्फ़ाबेट तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होते हैं, ABC तो आती ही है। उसके बाद आता है जी एरिया, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। लेकिन उससे पहले एक ये मिसकंसेप्शन दूर करनी है कि जब भी स्पीच का वर्ड बोला जाता है तो जब आप इसको स्टूडेंट से पूछते हैं तो स्पीच की वो मीनिंग लेता है तकरीर, जिस तरह से हमने इस वर्ड को यूज़ किया हुआ है। बट जो स्पीच का मतलब है वो ये है कि एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, एनी स्पोकन और रिटन टेक्स्ट, इसको हम स्पीच कहते हैं। जो तकरीर वाला है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, दैट इज़ डिबेट। डिबेट स्पीच नहीं है। स्पीच क्या है? ये कोई भी रिटन या स्पोकन टेक्स्ट जो है ये स्पीच है। तो ये सबसे पहले तो आप अपनी ये मिस्टेक करेक्ट करें कि जी जो स्पीच है वो तकरीर को नहीं कहते, बल्कि वो जितने भी रिटन और स्पोकन टेक्स्ट हैं वो सब के सब क्या हैं? स्पीच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, दीज आर टेक्स्ट। आप इसको रिटन में देख रहे हैं, आप इसको स्पोकन में बोल रहे हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट है ये किस तरह से बना है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वो एरिया है जी आपका, कि वो इस स्पीच के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कौन से हैं, कौन से पार्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कितने पार्ट्स में जो हमारा टेक्स्ट है रिटन और स्पोकन वो डिवाइडेड होता है। Another name that is used for parts of speech is lexical categories. Lexical means word, तो lexical categories means के words की जितनी भी classifications हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? parts of speech कहते हैं। और there are some grammars जो कहती हैं कि जी 7 parts of speech हैं, 7 हैं, कुछ ग्रामर्स हैं जैसे कि 8 हैं, कुछ ग्रामर्स हैं जैसे कि 9 हैं। तो वी विल बी स्टडिंग
all the 9 parts of speech and we will be looking at कि जी कौन सी ग्रामर्स जो हैं वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को इंक्लूड करती हैं और किस को एक्सक्लूड करती हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको क्या कहते हैं, नाउन। आप अपने बचपन से एक डेफिनीशन जो है वो सुनते आए होंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत छोटे बचपन में, छोटी क्लास में हम इसको जो है ना वो जिस तरह मेमोराइज़ करके तो याद करते रहे हैं, बट बहुत कम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसका क्या मतलब है। तो जी हाँ, नाउन्स जो हैं वो नेम्स हैं, नाम। आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम रखा हुआ है हमने। यूनिवर्स जितनी भी है उसमें हर चीज़ का जो है वो नेम है। तो उन सारे नामों को हम क्या कहते हैं कि वो नाम जितने भी हैं वो सब के सब नाउन्स हैं। तो इस अगर आप फैक्टर को देखते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत लार्जेस्ट कैटेगरी है। तो यू आर राइट कि जो नाउन्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में लार्जेस्ट कैटेगरी हैं, बिकॉज कि ये सब नामों को दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं तो पर्सन इंक्लूड हो गए, प्लेसेस हो सकती हैं तो प्लेस इंक्लूड हो गई, एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड हो गए, थिंग्स हो सकती हैं जैसे फिज़िकल थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइट हो गया, मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये भी इनके भी नेम्स नाउन्स में आ गए। उसके बाद जो आपके आइडियाज़ हैं जिनको आप सोच सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सोचते हैं कि जी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये जो इंटेलिजेंस है ये क्या है, कोई नाम है ना किसी चीज़ का, बट वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो इसलिए हम एक और जो कैटेगरी अब इंक्लूड करेंगे ना उनकी डेफिनेशन में, वो कौन सी होगी, आइडिया की होगी। तो अब हमारी जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड हो गई और क्या हो गई कि जो नाउन्स हैं इज़ द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। और अब इसकी एग्जांपल जो है वन बाय वन हम देखेंगे। पर्सन को अगर आप देखते हैं तो जिस तरह लोगों के नेम्स होते हैं, जैसे अली है, महा है, और जो बॉय है, गर्ल है, ये सब किस में आ जाते हैं, पर्सन्स में आ जाते हैं। उसके बाद प्लेसेस में अगर आप देखें तो सिटी है, कंट्री है, एरिया है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो ये हमारे नाउन्स आ गए। उसके बाद थिंग्स में आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोबाइल है, शूज़ हैं, ड्रेसेस हैं, टेबल है, चेयर है, लाइट है, एंड नेक्स्ट इज़ आइडिया। आइडिया क्या है, जो आपके माइंड में आता है, जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक से उसको नहीं आप एक्सपीरियंस कर सकते। जिस तरह से इंटेलिजेंस है, थॉट है, माइंड के जितने भी परसेप्शंस हैं उन सबको जो है हम इसमें, जिस तरह ट्रूथ है, ब्रेवरी है, इमोशंस हैं, इन सब को हम किस में डील करते हैं, नाउन्स की कैटेगरी में डील करते हैं, बिकॉज मोर और लेस दे आर द नेम्स ऑफ सम लाइक कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी डेफिनेशन में 4 थिंग्स आ गई, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एंड आइडियाज़ जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, जो इसका लिटरल मीनिंग है, दैट इज़ फॉर अ नाउन। एज द नेम सजेस्ट कि प्रोनाउन क्या करता होगा, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें आप लिखते हैं अली इज़ अ बॉय, अली इज़ डूइंग दिस, अली लाइक्स दिस, अली गोज़ देयर। तो ये क्या होगा, ये आपके जो टेक्स्ट है, आपकी जो लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा रिपीटिशन वाला और बहुत ज़्यादा जो है रिडंडेंट बना देगा। इस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ होते हैं, प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, ताकि हमें बार बार जो है वो इस तरह ऑकवर्ड तरीके से नाउन को प्लेस ना करना पड़े। तो प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे पास किस तरह से आते हैं, वो हमारे पास 3 पर्सन्स के साथ आते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस,
सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अच्छा, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के बारे में कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं वो द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, वो बंदा, वो इंसान जो बोल रहा है, वो जो प्रोनाउन उसके लिए यूज़ होगा, यानी जो अपने लिए वो यूज़ करेगा, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। और उनमें फर्स्ट पर आता है आई। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज़ करूँगी दैट इज़ आई। और अगर मेरे साथ कोई और भी हो, हम प्लूरल हों, हम दो हों, दो से ज़्यादा हों, तो जो प्रोनाउन यूज़ होगा दैट इज़ वी, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन हैं, हम वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी दैट इज़ ऑफ सेकंड पर्सन्स। अब मैं जिस शख्स से बात कर रही होंगी, जो मेरे सामने होगा, साइड पे होगा, जिससे मैं बात कर रही होंगी, तो वो मेरे लिए क्या होगा, तुम, या जो आप, जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो एक कम्युनिकेशन जो एक्टिविटी होती है उसमें डायरेक्टली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक जो बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो यहाँ पर जो सुनने वाला है दैट इज़ यू। तो ये जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन में यूज़ होता है दैट इज़ यू। अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किस किस बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ तो वो किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, और इंसानों में किसी मेल के बारे में बात हो सकती है, किसी फीमेल के बारे में बात हो सकती है, किसी चाइल्ड के बारे में बात हो सकती है, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो सकती है, किसी आइडिया के बारे में बात हो सकती है। क्योंकि दुनिया में हमने देखा था कि 4 तरह की कैटेगरीज आती हैं, पर्सन्स आते हैं, उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, और उसमें क्या आ जाता है, प्लेसेस आ जाती हैं, तो उसमें आइडियाज़ भी आ जाते हैं, थिंग्स भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनके नाम हम करते हैं, तो इन्हीं के बारे में जो है दो पर्सन्स बात कर सकते हैं। तो उनमें थर्ड पर्सन, उनको कहा जाता है थर्ड पर्सन, जो उस मौका पर अवेलेबल नहीं होते, बट क्या होता है कि वो, उनके बारे में ये सारी बातें की जा रही होती हैं। अगर वो मेल है और सिंगुलर है तो ही यूज़ किया जाएगा, अगर वो फीमेल है और सिंगुलर है तो शी यूज़ किया जाएगा। अगर कोई वो बच्चा है जिसकी जेंडर इतनी नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रल जेंडर के साथ होता है, शो किया जाता है, या कोई जानवर है, या कोई इस तरह का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो उसके लिए इट यूज़ किया जाएगा। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास आप वैरायटी देख सकते हैं, जेंडर की बेस पर हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं है। तो जो ही का कॉन्सेप्ट है थर्ड पर्सन में, वो सिंगुलर के लिए शी और मेल के लिए, शी का कॉन्सेप्ट सिंगुलर फीमेल के लिए, इट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंगुलर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया के लिए, और जो दे का प्रोनाउन है वो इन तीनों के प्लूरल के लिए जस्ट एक प्रोनाउन यूज़ होता है, और उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल दे। अब हमने देखा हमारे पास टोटल 3 पर्सन्स हैं, जिसमें आई है फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन है, यू है हमारे पास सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट और दे हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, एक तो हमने देखा कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये पर्सन सेंसिटिव हैं, यानी सब पर्सन्स के लिए एक ही प्रोनाउन यूज़ नहीं होता। उसके बाद दूसरी सेंसिटिविटी जो है वो जेंडर की बेस पर आती है, कि जेंडर भी अलग अलग है इन प्रोनाउंस की। तो जेंडर में जो चीज़ें आती हैं वो फर्स्ट पर्सन में, चाहे आपके कोई भी जेंडर हो, आप आई और वी ही यूज़ करेंगे अपने लिए। सेकंड पर्सन में भी आपकी कोई भी जेंडर हो, आप यू ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में आपकी सिंगुलर है तो जेंडर आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। जिस तरह मैंने बताया, मेल्स के लिए ही, फीमेल्स के लिए शी, और न्यूट्रल जो है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इट। उसके बाद एक और जो इसमें सेंसिटिविटी है वो किस बेस पर होती है, नंबर की बेस पर, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल की बेस पर। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है वो वी है। उसके बाद यू में ऐसी हमारे पास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, यू सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन को अगर आप देखें तो यहाँ अगेन हमें नंबर की डिस्टिंक्शन मिलती है, डिफरेंस मिलता है। सिंगुलर के लिए 3 प्रोनाउंस हैं और प्लूरल के लिए एक प्रोनाउन है दैट इज़ दे। एक तो ये 3 सेंसिटिविटीज़ हो गई जो पर्सन की बेस पर, जेंडर की बेस पर और नंबर की बेस पर है। उसके बाद आती है जी
कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं प्रोनाउंस या एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं प्रोनाउंस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊँगी आपको कि जो प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। अगर आए एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो वो एज एन ऑब्जेक्ट आए यूज़ नहीं होगा, उसकी फॉर्म हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह जो वी है उसको अगर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, तो हम उसको वी ही नहीं लिखेंगे बल्कि इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो लिखेंगे हम। ठीक है, ये जो अब जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बाद आती है कैटेगरी एडजेक्टिव की। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेलिंग जो है दे आर ADJECTIVE, बट द D साउंड इज साइलेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके जी, हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज देखी, एक जिसमें नाउन्स हैं और उसके बाद हमने देखा प्रोनाउंस को। अब एडजेक्टिव्स जो हैं व्हाट डू दे डू, उनका ये फंक्शन होता है कि उन्होंने नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी बतानी होती है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो इसलिए जो एडजेक्टिव हैं उन्हें हम क्वालिफायर्स कहते हैं। उन्हें हम जो है द वर्ड्स दैट एड इंफॉर्मेशन टू द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि अगर नाउन्स की कैटेगरी जो है वो लार्जेस्ट कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स, उनकी कैटेगरी भी बहुत जो है वास्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक न्यू नाउन ले लेते हैं जो ये मौजूदा दौर की वोकेबलरी है उससे ऐड हुआ हुआ है, जिस तरह से वायरस, कोविड-19 वायरस। तो अगर हम ये देखते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है वो न्यू एंटर हुई है। इसी तरह जो सेल्फ़ी है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश में वर्ड नहीं था। सेल्फ़ी जब आया तो उसके साथ साथ उसके जो एडजेक्टिव्स थे वो भी ऐड हो गए। तो इसलिए जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी नाउन्स की तरह एक लार्ज कैटेगरी में होते हैं, बिकॉज़ हर नाउन को कोई ना कोई क्वालिफाई कर रहा होता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं नाउन को ये बताने के लिए कि उसके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या अटैच्ड है, तो वो हमें बताते हैं नाउन्स। फॉर एडजेक्टिव्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं बैग इज़ अ नाउन, तो ब्लैक बैग, कौन सा बैग? ब्लैक बैग। तो ये चूँकि बैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ब्लैक इज़ एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें वो क्या क्या बयान कर सकते हैं, किस किस तरह से नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं? वो उसकी कोई पॉजिटिव क्वालिटी हो सकती है, नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है, नंबर हो सकता है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो है वो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की है कि दे कंसिडर के एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन्स, तो वो सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। बट दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज एडजेक्टिव जो है उसमें सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं आती, और ये वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं होती जिस तरह से कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट है या नेगेटिव एट्रीब्यूट है। दिस इज़ के मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है, मज़ीद जो सेंस है उसके मीनिंग में, वो इंफॉर्मेशन जो है मीनिंग में ऐड करना नाउन के और प्रोनाउन के। जो हमारा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने दो इसके साथ जो अलाइंड फीचर्स हैं वो स्टडी करने होते हैं, और उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना जो एडजेक्टिव्स का पोर्शन है उसको डील करेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन कैटेगरी पे, जो कि वर्ब है, जिसका जो है हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ही वर्ब्स का है। वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना, वर्ब से रिलेटेड टेंस को अंडरस्टैंड करना, वर्ब से रिलेटेड एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना, और वर्ब से रिलेटेड डिफरेंट जो रूल्स हैं, उसकी जो फॉर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब होता क्या है।
वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आपके किसी एक्शन को शो करता है, यानी आपके किसी काम को शो करता है, ऐसा काम जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रन, ईट, तो ये क्या है, इसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हैं। सेकंड जो इंक्लूडेड है वर्ब की डेफिनेशन में, दैट इज़ स्टेट। स्टेट क्या होती है, ये वो कंडीशन है जिसमें आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं कर रहे, बट अल्टीमेटली योर स्टेटस इज़ चेंजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फीलिंग आ सकती हैं, इसमें आपकी सेंसेस आ सकती हैं, ऐसी स्टेट्स आ सकती हैं जिनको आप, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिनको आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हमारी स्टेट्स में आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, SEEC मीन्स देखना, उसके बाद फील है, महसूस करना, उसके बाद ओन है, ओन, OWN, ओन, मेरी मलकियत में है, तो मैं यहाँ कोई एक्शन नहीं कर रही, जस्ट वो मेरी मलकियत में है, मुझे, मेरे पास है। These are called states. नेक्स्ट जो है, कुछ ग्रामर्स जो हैं वो जस्ट टू वर्ब के अंदर इंक्लूड करती हैं फीचर्स, एक वो एक्शंस का और एक वो स्टेट्स का। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम अकरेंस कहते हैं। अकरेंस अगर आप इसका उर्दू में देखते हैं मीनिंग, तो वकूअ पज़ीर होना, ये ऐसे काम होते हैं जो कि वाक़या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैपन, अकर, तो ये जो अकरेंसेस हैं ये भी वर्ब की डेफिनेशन में आती हैं। अच्छा, अब एक दूसरी जो कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स में होती है वो ये कि वर्ब और टेंस में क्या डिफरेंस है। वर्ब जो है एक मेन कैटेगरी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब वो एक्शन कब हुआ है, किस टाइम हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये चीज़ें हम टेंस में देखते हैं और एस्पेक्ट में देखते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ टेंस के बारे में बताते हैं, हम उन्हें एस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। हालांकि जो मेन जो है जो हमारे टेंसेस हैं वो तो 3 हैं, बट जब बच्चे उसी को टेंस कंसिडर करते हैं तो फिर उनको ये वर्ब का, टेंस का और एस्पेक्ट का डिफरेंस क्लियर ही नहीं हो पाता। तो वर्ब क्या हुआ, ये जस्ट जो है उस एक्शन को कहते हैं, स्टेट को कहते हैं या अकरेंस को कहते हैं वर्ब। अब वो एक्शन, वो स्टेट, वो अकरेंस कब हुई थी, प्रेजेंट में हुई थी, पास्ट में हुई थी, फ्यूचर में होगी। प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में होगी। तो ये टाइम ऑफ वर्ब जो है, एक्शन जो है, स्टेट जो है, अकरेंस जो है, उसको हम टेंस में देखते हैं। हमारे पास 3 टेंसेस हैं, नॉट 12 टेंसेस, 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का मतलब है जो पीछे हो गया है, प्रेजेंट जो अभी की कंडीशन है, फ्यूचर जो बाद में होगा, आज के बाद। अब आते हैं हम एस्पेक्ट की तरफ से कि एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट वो होता है जो टेंस के साथ आकर हमें ये बताता है कि जिस एक्शन का हम टाइम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वो एक्शन या वो स्टेट या वो अकरेंस किस स्टेज पर है। या तो वो अभी कंटिन्यू है, ख़त्म हो गई है, हो रही है, कुछ ख़त्म हो गई है, या किसी रिपीटेड एक्टिविटी के तौर पर होती है। तो इस सब को हम एस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं। हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर वर्ब के 3 टेंसेस होते हैं, हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल। एस्पेक्ट 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। एस्पेक्ट 2 प्रेजेंट परफेक्ट। एस्पेक्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एस्पेक्ट 4। सिमिलरली पास्ट के साथ भी ये चारों जो एस्पेक्ट हैं वो आते हैं, इसी तरह फ्यूचर के साथ भी आते हैं। हम मूव ऑन करेंगे एडवर्ब पर। एडवर्ब जो है, एज द नेम शोज कि इट इज़ एन एडिशन, और एडिशन कहाँ है, वर्ब में। एडिशन
और एडिशन कहाँ है, वर्ब में एडिशन। बट इतना लिमिटेड यूज़ जो है वो एडवर्ब का नहीं होता। एडवर्ब ना सिर्फ वर्ड के मीनिंग में एडिशन करता है वर्ब के, ना बल्कि एडजेक्टिव के मीनिंग में भी एडिशन करता है, और कोई और एडवर्ब अगर उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो उसके मीनिंग में भी एडिशन करता है। तो यू विल सी एन एग्ज़ाम्पल जिसमें हमारे पास जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में किस तरह से इंक्रीज़ करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सेंटेंस इज़ ही रन्स फास्ट। रन्स जैसा आपको बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है, एक्शन है, वर्ब है, वो भागता है। कैसा भागता है, फास्ट, तेज़। तो क्या हुआ कि जो फास्ट है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो कि वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है इस एग्जाम्पल में। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ फास्ट। ही की कैटेगरी, ही की कैरेक्टरिस्टिक है और क्या है कि वो फास्ट है। तो एडजेक्टिव है, फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है बिकॉज ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इसको कहते हैं ही इज़ वेरी फास्ट, तो ये वेरी क्या है, ये ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। तो ये तो दो इंस्टेंसेस हो गई जिसमें हमने देखा कि ही रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। ही इज़ फास्ट, फास्ट इज एडजेक्टिव हेयर, एंड ही इज़ वेरी फास्ट जो है वो वेरी फास्ट एडजेक्टिव के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज़ के एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन कर सकता है। अगर हम अपनी फर्स्ट वाली एग्जांपल को देखते हैं, ही रन्स फास्ट, और हम इसको इस तरह से करते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, तो हमने फर्स्ट ये देखा था कि जो फास्ट है रन्स के मीनिंग में एडिशन कर रहा है कि भागता है, तेज़ भागता है। अब जो वेरी है वो किसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है, उस एडवर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है कि जी वो तेज़ तो भागता है लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा, वेरी। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स के एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन भी करते हैं, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी करते हैं, और एक और एडवर्ब जो होता है वो उसके मीनिंग में भी एडिशन करते हैं। और समटाइम्स जो क्लॉज हैं, क्लॉजेस हैं या फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग में भी एडवर्ब्स इंक्रीज़ कर रहे होंगे, मीनिंग इंक्रीज़ कर रहे होंगे, बट दैट इज़ द एडवांस स्ट्रक्चर। सो वी आर डिस्कसिंग बेसिक रूल्स, तो इसलिए हम उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट तो प्रेपोजिशन का यूज़ जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है, और उसके साथ के फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं जिनको कोई रूल गवर्न नहीं करते। तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट मेमोराइज दोज फिक्स्ड एक्सप्रेशंस एंड अल्टीमेटली दे डोंट नो कि कौन सी प्रपोजिशन यहाँ यूज़ होनी है। तो प्रपोजिशन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और अगर आप अपनी राइटिंग में प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते तो आप बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो प्रपोजिशन की डेफिनेशन है वो क्या है कि वो टाइम बताती है, पोजीशन बताती है, उसके बाद रिलेशनशिप बताती है, उसके बाद डिस्टेंस बताती है, लोकेशन बताती है। तो ये इतने मेन फंक्शंस हैं प्रपोजिशंस के कि आपको इनकी ज़रूरत हर हाल में पड़ती है, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी जो राइटिंग है वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रपोजिशंस को देखें तो इन हमें लोकेशन के बारे में बता रहा है, ऑन जो है हमें पोजीशन के बारे में, या एट हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है, ऑफ जो है वो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, टू और फ्रॉम जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं, इनका एक पूरा वास्ट एरिया है जिसमें आपको डिफरेंट वर्ब्स के साथ आने वाली प्रपोजिशंस, नाउन्स के साथ आने वाली प्रपोजिशंस, और पोजीशंस के लिए जो यूज़ होती हैं, टाइम के लिए जो यूज़ होती हैं, डिस्टेंस के लिए जो यूज़ होती हैं, और जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं उन सब को जो है वो आपको मेमोराइज़ करना है। उसके बाद आता है जी हमारा प्रपोजिशन के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हो गए कंजंक्शंस। कंजंक्शन एज द नेम शोज जंक्शन, जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग,
वेयर देयर इज़ मीटिंग। तो कंजंक्शंस क्या करते हैं? दे ज्वाइन सेंटेंसेस, दे ज्वाइन फ्रेजेस, दे ज्वाइन क्लॉजेस। अगर कंजंक्शंस नहीं होंगे तो आपके जो राइटिंग है वो डिस्पर्स्ड होगी। डिस्पर्स्ड का क्या मतलब होता है कि एक सेंटेंस कहीं और का लगेगा और दूसरा सेंटेंस किसी और सिचुएशन का लगेगा। तो कंजंक्शन क्या करते हैं? वो रिलेट कर देते हैं, अपनी आपकी जो कन्वर्सेशन होती है उसको रिलेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बट का यूज़ करते हैं, आप एंड का यूज़ करते हैं, आप वाइल का यूज़ करते हैं। अगर आप अज्यूम करें, अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो किस तरह से आप एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और जब आप ऐसे जो है अटेम्प्ट करते हैं या कोई भी क्रिएटिव राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ जब तक आप कंजंक्शंस का सही रूल प्लेसमेंट का नहीं फॉलो करते तो यू विल बी लैकिंग इन एवरी राइटिंग। जो कंजंक्शंस हैं उनमें भी बहुत सी वेरिएशंस हैं कि आपने डिफरेंट क्लॉजेस में किस तरह से कंजंक्शंस देनी है। कंजंक्शंस पेयर्स में आते हैं या जो है वो अलोन वर्क करते हैं सेंटेंस में। तो ये हम कंजंक्शन के हेड में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो अब आते हैं वो दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स जिन पर कुछ ग्रामेरियंस जो हैं दे एग्री एंड कुछ ग्रामेरियंस जो हैं वो डोंट एग्री। उसमें नंबर 1 पर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड दैट शोज सडन इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और वो सडन एक्सप्रेशन जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चोट लग गई है, आउच आप यूज़ करते हैं, बड़े खुश हैं आप यूज़ करते हैं, वाओ बड़े हैरान हो गए हैं, हुर्रा यूज़ करते हैं, अलास अगर आपको अफसोस। तो सम grammarians say that yes these are also parts of speech but some grammars say that they are not actually the words। तो हम इनको जो है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते। Now we are going to discuss the last one, that is determiners। determiners as the name shows कि कुछ determine करता है, मुय्यन करता है, बताता है, रेफरेंस देता है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने साथ आने वाले वर्ड्स का। डिटर्मिनर्स जो हैं, कुछ ग्रामर्स इन्हें डिटर्मिनर्स के नाम से ही करती हैं एड्रेस, कुछ इसमें से कुछ कैटेगरीज़ को करती हैं मेंशन और कुछ को इसको बिल्कुल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करती। बट द थिंग इज़ कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही आते हैं, उनके साथ यूज़ किए जाते हैं, इसलिए अगर इनको यहाँ डिस्कस कर लिया जाए तो दिस इज़ मोर लाइक ऑथेंटिक। तो सबसे पहले जो है वो डिटर्मिनर का नेम है जी आर्टिकल्स। वी नो वेरी वेल के इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। उसके बाद आते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड एट द एंड कम द क्वांटिफायर्स। यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम इसको डिटेल में डिटर्मिनर्स के पोर्शन में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।